नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने यह मांग की है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को फांसी दी जाए। उनके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट काफ़ी नहीं है। तो पश्चिम एशिया बिल्कुल जल रहा है। साल भर से जारी इजरायल और हमास हिजबुल्लाह के बीच की जंग में हज़ारों लोग मारे गए हैं, लाखों लाख बेदखल हो रहे हैं। युद्ध का दायरा धीरे धीरे फैलता गया है और सवाल ये है कि युद्ध विराम की जो बात चल रही है वो अब तक क्यों नहीं पूरी हो पा रही। युद्ध विराम का प्रस्ताव क्या है और उसकी राह में कैसे रोड़े हैं, आइए पहले दिखाते हैं आपको ये ताज़ा हाल इस रिपोर्ट में। बैरूत पर इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी इजरायल के विमानों ने बैरूत के दहिये इलाके में बम बरसाए और कई इमारतों को तबाह कर दिया। दूर तक धमाकों की आवाज गूंजती रही और इमारतें आग और धुएं में घिरी दिखी। लेबनान को लग रहा है कि इजरायल युद्ध विराम से पहले जबरन अपनी शर्तें मनवाने के लिए ये सब कर रहा है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा, नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट काफी नहीं है, उसे मौत की सजा होनी चाहिए। जो उन्होंने किया है वो फतह नहीं है, वो जंग का जुर्म है। नेतन्याहू का गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उसके खिलाफ मौत का फरमान जारी करना चाहिए। इसके पहले हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के शहरों पर 250 से ज्यादा रॉकेट चलाए। ये अलग बात है कि इजरायल को इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये साफ हो गया कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के सफाई के बावजूद एक ताकत के तौर पर उसका खात्मा नहीं हुआ है। दरअसल इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग इस दौर में कुछ और तीखी हो रही है। अमेरिका अब तक ये दावा कर रहा है कि उसके युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है। ये कहा जा रहा है कि इजरायल अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। इजरायल प्रशासन ने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रस्ताव अभी अंतिम तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन इसके अहम नुक्तों पर सहमति बन रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब ये देख रहे हैं कि इस बात को लोगों के बीच किस तरह पेश किया जाए। एक ऐसे वक्त में ये बातचीत हो रही है जब इजरायल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमलावर हैं। ये बताया जा रहा है कि सहमति की ये बात लेबनान तक भी पहुंची है। लेकिन साल भर से ऊपर से चल रही इस जंग में हर पक्ष एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहता है। इस जंग में गाजा तबाह हो चुका है और बैरूत की बहुत सारी इमारतें ढह गई हैं। नुकसान इजरायल को भी हुआ है, भले ही बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर सवालों में घिरे हैं। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक इजरायल और लेबनान की सेनाएं 2 महीने के लिए युद्ध विराम करें। इजरायल की सेनाएं लेबनान से वापस लौटें। हिजबुल्लाह लिटनी नदी के दक्षिण में अपनी सैन्य उपस्थिति घटाए। लेबनान की सेना सीमा पर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के साथ गश्त करे। युद्ध विराम की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बने। लेकिन इस प्रस्ताव में कुछ अटकने वाले बिंदु भी हैं। इजरायल प्रस्ताव में कुछ और शर्तें जोड़े जाने के पक्ष में है। इजरायल चाहता है कि उसे और गारंटी मिले कि हिजबुल्लाह अपने हथियार हटा लेगा। उसे डर है कि उस पर अचानक हमास जैसा हमला न हो जाए। ऐसा युद्ध विराम उसे मंजूर नहीं जिसमें हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई पर वो लेबनान पर हमला न कर सके। इस जंग का तनाव पूरे पश्चिम एशिया पर तारी है। इराक ने अपने राजदूतों के साथ बैठक की है और इस पर चिंता जताई है कि जंग बढ़ती जा रही है। ये फिलिस्तीनी लोगों पर हमला है, लेबनानी लोगों पर हमला है और इस हमले को और बढ़ाने की योजना है। युद्ध को बढ़ाने की, दूसरे देशों तक युद्ध को फैलाने की योजना है। अब सबकी दुआ यही है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो और लाखों लाख लोगों की बेदखली का सिलसिला रुके। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं खीवराज जागीर, जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। खीवराज जागीर, इस समय जो स्थिति है वहाँ युद्ध एक बार फिर काफ़ी तेज़ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब नया प्रशासन सत्ता में आ जाएगा अमेरिका में, तब तक के लिए एक बार फिर ये छूट है अभी, और इसलिए ये जंग में तेज़ी दिख रही है। लेकिन ये जो शांति प्रस्ताव भी बीच बीच में आता है, उसमें क्या रोड़ा बन रहा है? नमस्कार नगमा जी। नमस्कार। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो नेतन्याहू और इजराइल की अंदरूनी राजनीति है। पिछले 2 दिन की खबर, जो कि बड़ी पक्की खबर है, अमेरिका के सूत्रों से भी ये बात कई बार कही गई है कि एक मुद्दे पे
आम सहमति बन गई है इजराइल में और हिजबुल्लाह के बीच में, अमेरिका की मध्यस्थता के चलते। पर इजराइल के जो अतिवादी दक्षिणपंथी नेता हैं, वो नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो लेबनान में लड़ाई को न रोके। तो ये वही मसला है जैसे हमास के साथ सीज फायर की बात का एक अंदरूनी विरोध था, हम्म। और नेतन्याहू अपनी सरकार को किसी भी तरह के खतरे में डालना नहीं चाहते। अव्वल तो ये कि उनके अतिवादी सहयोगी अगर ये कहें कि नहीं, आप अभी समझौता नहीं कर सकते जिसको कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिलेगी, तो नेतन्याहू के लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल है। और लेकिन जी जी एक बात मैं दूसरी ये तरफ पूछना चाह रही थी कि उसी तरफ नेतन्याहू पे दूसरा दबाव भी है एक खेमे से, जिसको लग रहा है कि ये जंग बहुत दिन तक खिंच गई है। तो वहाँ से भी तो था कि ये जंग को रोकें, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर एक वो भी था, लोगों का भी प्रेशर था। देखिए, लोगों के दबाव को तो उन्होंने झेल लिया है एक तरह से। इसराइल का जो एक सिविल सोसाइटी और जो हॉस्टेज के फैमिलीज का जो फोरम है, उसकी ताकत एक हद तक, काफ़ी हद तक थकी हुई नजर आती है अब। हम्म। वो असर डाल नहीं पाई है सरकार के नीतियों पर। जी। पर सबसे बड़ा दबाव अंदरूनी तौर पे समझौते के पक्ष में बन रहा है, वो बन रहा है इसराइल की सेना का। इसराइल की सेना कई बार ऑफिशियली कह चुकी है कि लेबनान में जो भी मिलिट्री कामयाबी मिल सकती थी वो मिल चुकी है। हम्म। इसके आगे इसराइल की सेना और कोई कामयाबी हासिल जी, नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि अभी भी जो है, जैसे हिजबुल्लाह ने एक अटैक किया, काउंटर अटैक इसराइल के ऊपर, जहां पर 250 के करीब में मिसाइलें चलाई गईं। तो किवरा जागिर ये भी तो दिखता है कि आपने टॉप लीडरशिप को तो ख़त्म किया, लेकिन जो हम वो हिजबुल्लाह है उसकी ताकत या एक ताकत के तौर पे तो वो बना हुआ है अब भी। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये बड़ी मतलब अचंभे वाली बात है कि इसराइल के लिए ये बात टाल पाना कि हमने हिजबुल्लाह को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया, वो बिल्कुल ही कायम नहीं है। इनफैक्ट जिसका जिक्र आप कर रही हैं, 200 रॉकेट जब दागे गए तो सिर्फ उत्तरी इसराइल के ऊपर नहीं, तल अवीव के इलाके में, फतेह तिक्वा, बिल्कुल सेंट्रल सिटीज़ मानी जाती हैं, और वहाँ पे इस तरह की 200 मिसाइलों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम्म। तो मेरे ख्याल से इसराइल की जो सेना है वही नेतन्याहू पे दबाव डाल सकती है। असल चीज इसराइल के अंदरूनी राजनीति से ही उभर के आएगी। और नेतन्याहू इस समय अपनी 2 दिसंबर की ट्रायल की ज़्यादा फिक्र में है, और वो नहीं चाहते कि लेबनान में किसी तरह की शांति हो जब तक कि ट्रंप ऑफिशियली जनवरी में लौट ना आए अमेरिका की राजनीति में। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत नेतन्याहू को लगता है कि उन्हें वो शर्तें माननी पड़ सकती हैं जो वो टाल सकते हैं ट्रंप के संयोग से। तो अभी जैसे ये बात हो रही है, जो हमला तेज़ हुआ है और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने जो कहा है नेतन्याहू को लेकर के, उनको सिर्फ सज़ा नहीं, सज़ाए मौत देनी चाहिए, तो ईरान तो इसमें शामिल है ही। तो ये जंग जो है अभी आपको क्या लग रहा है, और भी बढ़ेगी? चल ही रही है, इसमें कोई कमी तो दिखी नहीं। बीच बीच में एक सीज़ फायर की बात भी होती है, बट सीज़ फायर पे भी आप जैसे कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से भी कई तरह के अड़ंगे इसमें लगते हैं। वहाँ पर जो ज़्यादा रैडिकल और राइट विंग हैं उनकी तरफ से एक अड़ंगा लग रहा है। इधर क्या हिजबुल्ला और जो दूसरा खेमा है वो सीज़ फायर के लिए तैयार होगा? उनकी किस तरह की शर्तें हैं? इस सीज़ फायर से होगा क्या? देखिए, ईरान और हिजबुल्ला दोनों ही सीज फायर के इच्छुक तो नहीं है। उसकी एक वजह है, हिजबुल्ला रॉकेट की जो बमबारी है वो करने में सक्षम है। और जो पिछले 2 दिन से 4 दिन से जो तेजी आई है, वो तेजी ईरान की ही शय से आई है। देखिए, कई बार समझौते के ठीक पहले पार्टीज एक दूसरे को ज़्यादा डैमेज करना चाहती, क्योंकि उसके बाद वो किसी तरह की बहानेबाजी से एक दूसरे पर हमला नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तेजी तो इसलिए थी कि चलिए अब समझौता होने वाला है अगले सप्ताह तक, तो जितने हमले एक दूसरे पे किए जा सकते हैं स्ट्रैटेजिकली वो किए जाएं, ताकि आखिरी दौर तक आपका वर्चस्व बाद में बताया जा सके। पर जी। ईरान की जो नीति है उसमें एक साफ बात है कि
ईरान नहीं चाहेगा कि हिजबुल्लाह किसी कमज़ोर स्थिति में वो शर्तें माने, जैसे एक जो शर्त इसराइल की है कि वो 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आबादी को दोबारा नहीं आना देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो एक नो मैन्स लैंड हो, जिसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय एक सेना की मौजूदगी को वो कबूल करना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि इसराइल का सीज फायर के बाद भी ये हक हो कि वो दोबारा सेना लेबनान में भेज सके। अब ये दोनों मांगें हिजबुल्लाह और ईरान को कमज़ोर साबित करेंगी अगर इन मांगों पे समझौता होता है। तो जी। एक तरह से कहिए ये बदकिस्मती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे अब पावरफुल नेता बचे नहीं हैं। जो बाइडेन बड़े नेक इरादे के इंसान थे, पर उनके नेक इरादे किसी काम नहीं आए, क्योंकि वो किसी तरह से अपना वर्चस्व इसराइल की राजनीति पे नहीं छोड़ पाए। और ईरान के प्रति तो उनका मतलब ज़्यादा रवैया ढुलमुल का ही रहा है, तो ईरान हम्म। उनकी किसी दबाव में है नहीं। नहीं तो ये मतलब जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जी जी त्रासदी जी। कहिए। तो जो बाइडेन के बारे में तो लगातार ये कहा गया और आखिरी दिनों में बड़े कमज़ोर राष्ट्रपति रहे वो अमेरिका के, लेकिन अमेरिका एक मुल्क के तौर पे भी भले राष्ट्रपति उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं ज़्यादा कर पाया, ना इसराइल ने उनकी बात मानी। और ये बार बार कहा गया कि अभी अमेरिकी चुनाव तक एक तरह से ढील है और उसके बाद इस पे कुछ सख्ती देखी जाएगी अमेरिका की तरफ से। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेंगे, उसमें कुछ वक्त तो है, जनवरी में, तो वहां पर आपको क्या लग रहा है कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से किस तरह का रुख में बदलाव देखा जा सकता है? क्योंकि ट्रंप ये कहते रहे हैं कि एक तरफ वो यूक्रेन की जंग और यहाँ पे इसराइल में भी जो जंग छिड़ी हुई है उसको वो रुकवाएंगे और रुकवाने के वो पक्षधर हैं। तो क्या वो अलग कर सकते हैं और क्या एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अमेरिका की अलग दिख सकती है उस वक्त? ये बात जाहिरन है कि ट्रंप के लिए दोनों ही चीज़ें हित में नहीं है। इसराइल को असीमित सैन्य सहायता देना, जिसको ट्रंप बुनियादी तौर पे गलत मानते हैं, कि इसराइल को फ्री चेक या ब्लैंक चेक नहीं देना चाहते वो। और दूसरा, मिडल ईस्ट को अगर वो थोड़ा रोक नहीं पाते हैं तो वो फिर अमेरिका की अंदरूनी राजनीति नीति पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत मुनासिब है मानना कि ट्रंप दबाव डालेंगे। हम्म। पर इसराइल के अंदर जो राजनीति है वो बहुत एक तरह से कहिए चिंता वाली है। नेतन्याहू निजी तौर पे समझौते के पक्ष में नहीं है। समाज और राष्ट्र का जो दबाव होता है वो उनके ऊपर काम कर नहीं पाया है। और सेना गलांत के मतलब कैबिनेट से हटाए जाने के बाद भी इस तरह का एक तरह से डिसेंट दिखने को मिला नहीं है। हम्म। कि मिडल ईस्ट के देशों में ये बहुत आम बात है कि अगर सेना चाहे तो वो सत्ता पलट कर सकती है। इसराइल में अभी तक कभी ये हुआ नहीं है। पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि नेतन्याहू अगर इस चीज़ को ऐसे ही खींचते रहे तो सेना ही है जो इसराइल को बचा सकती है। हम्म। मतलब सेना ही है जो समाज और राष्ट्र और परिवारों की देखरेख में राजनीतिक सत्ता को अपने पक्ष हम्म। में लेके हम्म। हम्म। एक सत्ता परिवर्तन करे। जी। पर ये बात अभी अभी देखने वाली है। तो मेरे ख्याल से आ, ये बहुत ही मतलब हम्म। जी। आप अनप्रिडिक्टेबल एक मोमेंट है। जी जी, अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट है, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। इस बीच में ये पूरा इलाका जो है वो धधक रहा है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को कि वहाँ पर जिस तरह रॉकेट बरसाए गए, ये बैरूत पर जो इजरायली हमले हुए, उसमें इसराइल के विमानों ने बैरूत के कई इलाकों में बम बरसाए हैं। हिजबुल्लाह ने भी उस तरफ में काफ़ी रॉकेट चलाए हैं, 250 के करीब वो दावा कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो ज़मीनी हालात हैं शिवराज जागिड़, वो क्या है जो तस्वीरों में दिखता है? क्योंकि इसराइल में ये बार बार कहा जाता है कि कुछ ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि इसराइल ने भी माना है कि ये रॉकेट्स तो बरसे हैं। पर इसराइल में, चूँकि आप वहाँ बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, वहाँ पे आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या बताते हैं? आम जनजीवन है, इसराइल के जो शहर हैं जहाँ पर ये रॉकेट बरस रहे हैं, क्या वहाँ पर लोगों को भी अब इन हमलों का असर झेलना पड़ रहा है? ये बहुत मतलब आज आज ही मैंने अपने एक एकेडमिक कलीग से ये बात पाई कि इसराइल की आम जनता एक प्री इमरजेंसी वाले दौर में है। उनको लगता है कि नेतन्याहू अब पूरी सत्ता अपने कब्जे में लेने के चक्कर में है। वो सेना का डिसेंट बहुत ही मान के चल रहे हैं, तो वो सेना को
उनके डिसेंट के पहले कंट्रोल में करना चाहते हैं चीफ ऑफ स्टाफ को हटाने के जरिए, और वो जुडिशरी के दबाव में नहीं आना चाहते। तो इसराइल के भीतर ये ज्यादा चिंता है कि नेतन्याहू के पास जितना पावर है, क्या वो उससे ज्यादा पावर इस लड़ाई के चलते, इस लड़ाई के बहाने से हथियार लेंगे अगले 1-2 महीने में, और ट्रंप उसके खिलाफ ज्यादा कुछ ऐतराज करेंगे नहीं। जी। इसराइल की जो दूसरी बड़ी दिक्कत है, और जो 4-5 दिन के हमलों से जो इसराइल इनकार कर रहा है कि नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आम लोगों पे, आम बाशिंदों पे बम गिरे हैं, घरों को सीधा हमला झेलना पड़ा है, और लोग तुरंत बम शेल्टर के बगल में रहने लगे हैं। पर इससे इसराइल की जो अतिवादी वाली राजनीति है उसको शय मिलती है। लोगों को लगता है कि देखिए अब कैसे बात हो सकती है शांति की, हिजबुल्लाह तो अभी भी हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो हमें हिजबुल्लाह के साथ लड़ना चाहिए बजाय कि समझौते के। संधि की तो बात करें। क्यों ये एक अंग्रेजी में हम कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द एनिमीज। तो हिजबुल्लाह जो कार्रवाई करता है उसका नतीजा ये होता है कि इसराइल के अंदर जो अतिवादी वाली राजनीति है, जो जी। लड़ाकू मानसिकता है, जी। वो ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग हमारे साथ हैं। ये और जो बिल्कुल। जाहिर बात है, लोग जब हमले के नीचे आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम तो वैसे ही डरे हुए जी रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मकसद इसराइल का था कि हमारी लेबनान की लड़ाई 60 से 80 हजार बेघर बाशिंदों को वापस उत्तरी इसराइल तक ले जाएंगी, वो तो नहीं हो पाएगा। वो मकसद तो न केवल हिजबुल्लाह को वो हरा नहीं पाए, पर 60 से 80 हजार लोगों को अपने घर तक पहुंचाना, वो तो अब नामुमकिन लग रहा है। जब जी। तल अवीव के लोग महफूज नहीं हैं, तो उत्तर में जाके रहने को कौन तैयार होगा? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो 60 से 70 हज़ार लोगों को वहाँ ले जाने की बात थी वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेल अवीव भी महफूज नहीं है। और ये भी कि जो हिजबुल्लाह अब हमले करता है उससे इजराइल की अतिवादी वाली राजनीति को और ज़्यादा बल मिलता है। लेकिन इजराइल में भी नुकसान हुआ है ज़मीन पर, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है। धन्यवाद आपका खेमराज जहांगीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। युद्ध है तो दोनों ही खेमों में आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ तक कि इजराइल के कई शहरों में भी लोग अब बॉम्ब शेल्टर्स के पास रह रहे हैं, लोगों को भी वहाँ पर इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। बावजूद इसके कि इजराइल के आयरन डोम हैं और इजराइल में बहुत सुरक्षा है और सुरक्षित है, इसके बावजूद आम लोगों पर अब इसका असर होने लगा है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम सच की पड़ताल में। तो सबसे पहले अब खबर पाकिस्तान से। बीते एक महीने में दूसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इमरान खान की अपील पर पीटीआई के हज़ारों कार्यकर्ता और नेता पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से राजधानी इस्लामाबाद की ओर उमड़ आए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो दिखा रही हैं कि किस कदर भीड़ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आई है। इनका नेतृत्व इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए और पाकिस्तान की PMLN और PPP गठबंधन सरकार इस्तीफा दे। इस मांग पर जोर देने के लिए इस्लामाबाद के बाहर हजारों इमरान खान समर्थक डेरा डाले हुए हैं। ये तस्वीरें हैं हाईवे की। इस कदर भीड़ वहां पर उमड़ रही है इस्लामाबाद की तरफ। हाईवे और पुल बंद किए जाने की वजह से सैकड़ों इमरान समर्थक नदियों के रास्ते नाव से भी आ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने इस्लामाबाद की सीमाओं की सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी है। इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद जाने वाला हर हाईवे बंद है। इसके अलावा कम से कम 5000 इमरान समर्थकों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, जिनमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सांसद शामिल हैं। और बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े रहे एक हिंदू नेता कृष्णदास प्रभु को ढाका हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद वहां पर काफ़ी तनाव है। उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया गया है और किसी अनजान जगह ले जाया गया है।
भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ये जानकारी दी और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भी ये जानकारी साझा की है, जिसमें लिखा है कि कृष्णा दास को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गिरफ्तार किया है, उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन्होंने हिंदू आबादी और मंदिरों पर हमले के खिलाफ विशाल रैली की थी। वो हिंदुओं के बड़े नेता के रूप में वहां पर जाने जाते हैं। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।